क्लास गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरी आवाज आ रही है? स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग। चलिए, पहला लेक्चर केटीजी। फुल फॉर्म है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है। इस चैप्टर में आप गैसेस से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है। पर गैसेस जो होंगी वो मोशन में होंगी, बिकॉज आप यहाँ पे लिख रहे हैं काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी का मतलब ये है कि आपके गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं हम उनको अच्छे खासे मोशन में कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। और पहली बार नहीं है कि आप गैसेस के बारे में इतना डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। इसके पहले भी आपने गैसेस के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी की हुई है। कब और कैसे? अगर आप याद करेंगे तो हम लोगों ने पहले एक लॉ पढ़ा हुआ है जिसका नाम है बॉयल्स लॉ। राइट? कैन एनीबॉडी टेल मी बॉयल्स लॉ में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन बॉयल्स लॉ? और एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ। सुना है आपने ये सब लॉस? और एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं गेल उसाक लॉ। बराबर। बॉयल्स लॉ में हमें क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ में हम लोग बोलते हैं कि जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये है आपका बॉयल्स लॉ। राइट? चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। और गेल उसाक लॉ क्या बोलता है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आप बता सकते हैं ये तीनों लॉस कंबाइन करके हम किस चीज की इक्वेशन बनाते हैं? जानते हैं आप कौन सी ऐसी इक्वेशन है गैस के बारे में जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं? गैसेस को लेके ऐसी कौन सी इक्वेशन है? यस, यही यही इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को क्या बोलते हैं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपने बोला है आइडियल गैस इक्वेशन। बराबर है, याद आया। एक्चुअल में इन तीनों लॉस को कंबाइन करके जो इक्वेशन बनती है वो बनती है पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। राइट? ये वाली इक्वेशन बनती है। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स लिखने के लिए हम लिखते हैं पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी। इसमें एन क्या है? एन को बोला जाता है नंबर ऑफ मोल्स। राइट? और एन होता क्या है? एन होता है कैपिटल एम अपॉन एम नॉट, या फिर कैपिटल एन अपॉन एन ए। थोड़ी बहुत केमिस्ट्री। कैपिटल एम क्या होता है? मास ऑफ द गैस। एम नॉट क्या होता है? मोलार मास, अगर आपको याद आएगा तो। बराबर। इसमें एन ए क्या होता है? एनीबडी व्हाट्स एन ए इज? सुना है कभी एन ए? यस यस यस, बिल्कुल सही। एवोगाड्रोस नंबर।
और अगर सिर्फ n की बात करेंगे तो इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस। ठीक है, तो इतनी स्टोरी है इस छोटे n के बारे में, ये तो पूरा केमिस्ट्री है। ठीक है, और अब हम आते हैं हमारी इक्वेशन के ऊपर वापस। तो अगर हम इक्वेशन की बात करेंगे तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के बाद आप अगर यहां से पीवी इक्वल टू साइन डालेंगे तो अब आप यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। उस कांस्टेंट का नाम है आर, दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बराबर, इस आर की वैल्यू जो होती है उसका एक फॉर्मूला है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज Na इंटू केबी। ठीक है, Na क्या है हमने देखा, केबी क्या होता है? Have anybody heard about केबी? It is called as Boltzmann's constant. So ये है आपकी, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? We call this as ideal gas equation. ये सब चीजें आपने बचपन में पढ़ के रखी हैं। ठीक है, सो एक बार वापस चेक कर लीजिए, हो सकता है इसमें से कोई चीज आपको ना पता हो। ठीक है, कैपिटल एम क्या होता है, मोलार मास क्या होता है? मोलार मास होता है मास ऑफ वन मोल ऑफ द गैस। Na इज द एवोगाड्रोस नंबर, n is the number of molecules in a gas, pv is equal to nRT is called as ideal gas equation। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है Na इंटू केबी। Na होता है एवोगाड्रोस नंबर, केबी होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इनकी भी वैल्यूज होती हैं, फिलहाल उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। सिर्फ फॉर्मूलाज देख के ले लो कि कौन सी चीज क्या है। ओके है तो बताओ। डन? केमिस्ट्री पूरा का पूरा पता होनी चाहिए ये सब बातें। इस चैप्टर में बहुत सारा केमिस्ट्री लगेगा, बहुत सारा नहीं, थोड़ा बहुत ही लगेगा, बट जितना भी लगेगा उतना हमें पता होना चाहिए। कैन वी मूव फॉरवर्ड? आर वी डन विद द आइडियल गैस इक्वेशन? बढ़े आगे? ठीक है, जो अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, अभी हमारा चैप्टर शुरू होता है। ये तो आइडियल गैस इक्वेशन ऐसे ही बताया क्योंकि पता होना चाहिए था। अगला जो टॉपिक है वहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है, और वो टॉपिक है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। ये है हमारा मेन टॉपिक, और अगला 10% ऑफ द टॉपिक्स प्रेशर के ऊपर ही रहने वाला है। हमें बताना है प्रेशर आइडियल गैस का। ठीक है, पर प्रेशर हमें कहां बताना है, प्रेशर के बारे में हम कहां बात कर रहे हैं? सपोज कीजिए कि आपने कंसिडर किया हुआ है एक इस तरह का कोई क्यूब, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और समझिए ये आपका जेड एक्सिस। इस तरह से एक क्यूब हमें बनाना चाहिए। किस तरह से क्यूब बनाएंगे? ये एक उसका वॉल हो गया, और ये उसी क्यूब का
दूसरा वॉल हो गया, ठीक है। जरा इस क्यूब को ज्वाइन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये क्यूब है। ओके, एक थोड़ा यहां से इसको इरेज कर देते हैं। ये क्यूब थोड़ा हाइट पे रहता है यहां से, इस तरह से, और ये हो गया यहां से जॉइन इसका बेस, और ये जॉइन हो गया इसका हाइट। आ रही है क्यूब वाली फीलिंग आ रही है? कैन यू सी अ क्यूब? सब लोग को एक क्यूब वाली फीलिंग आ रही है? ठीक है। ये ये एक क्यूब का एक दीवार है, ठीक है। इस क्यूब के दीवार में हम इंटरेस्टेड है। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस दीवार ऑफ द क्यूब। थोड़ी 3D वाली फीलिंग आनी चाहिए आपको। और हमने क्यूब कंसिडर क्यों किया है? व्हाई वी हैव कंसिडर दिस क्यूब? हमने क्यूब इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि हमें प्रेशर को स्टडी करना है। आप जानते हैं कि प्रेशर होता क्या है एक्चुअली? अगर हम प्रेशर के बारे में बात करें तो प्रेशर एक्चुअली आप लोगों के लिए क्या है? एक गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको आप किस तरह से बोलेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे आप उसको? देखिए, जो प्रेशर एक गैस एक्सर्ट करता है उसको आप इस तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज द फोर्स। वो एक तरह का फोर्स होता है, फोर्स exerted by the gas on the walls of the container। और अगर बचपन में पढ़ा है तो प्रेशर का सबसे सादा फॉर्मूला ही होता है फोर्स अपॉन एरिया, बराबर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एरिया किसका, तो ऑब्वियस सी बात है ये एरिया उस कंटेनर का है जिसमें आपने उस गैस को भरा है। एग्जाम्पल के तौर पे टायर, तो प्रेशर आप किसका निकालते हो? टायर का निकालते हो। पर प्रेशर लग कहां रहा है? प्रेशर टायर के वॉल्स पे लग रहा है। वॉल्स मतलब टायर का जो आउटर एक्सटीरियर पार्ट होता है उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर इज फोर्स जो एक गैस लगाती है वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे। क्या ये चीज सब लोग के दिमाग में क्लियर है? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग कि प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है? डन? क्लियर? सुना है प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, ऐसा कुछ सुना है कभी बचपन में? राइट? बहुत ही बढ़िया, बहुत। पर ये हमारा फॉर्मूला नहीं है। दिस इज नॉट द फॉर्मूला जो हम डिराइव करने वाले हैं। हमें इससे बेटर एक फॉर्मूला डिराइव करना है। बेटर और अच्छा फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, ठीक है। कुछ बातें कर लेते हैं यहां पे। सपोज कीजिए कि जो आपका क्यूब है उसका जो ये वाला लेंथ है वो L है, और जो आपका साइड लेंथ है वो भी L है, ठीक है। क्या होगा, जरा बिल्कुल अच्छी तरह से बातों को समझना है आप लोगों ने, ठीक है। होगा ये कि जो आपका क्यूब है उसमें जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, पहले मैं एक अंदर की दीवार बना लेता हूं। बढ़िया। और इसको मैं यहां से यहां तक एक्सटेंड कर दूं, राइट, ठीक है। तो अब
जरा मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। सपोज कीजिए कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है जो यहां पे बैठा है। कहां पे है वो एक दीवार पे है, एक मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल आके इस वाली दीवार को हिट करता है। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग कि मैं कौन सी दीवार से कौन से दीवार तक की बात कर रहा हूं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं इस लाइट ब्लू दीवार और इस येलो दीवार की बात कर रहा हूं। लाइट ब्लू दीवार और येलो दीवार के बीच में एल डिस्टेंस है, और जो लाइट ब्लू दीवार है और जो येलो दीवार है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट वाली दीवारें हैं। ठीक है। अगर आप ये बोलते हैं कि मॉलिक्यूल्स दीवार पे प्रेशर लगा रहे हैं या मॉलिक्यूल्स दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स ऐसा करते कैसे हैं? मॉलिक्यूल्स दीवार पे फोर्स लगाते कैसे हैं? मॉलिक्यूल्स दीवार पे फोर्स लगाते हैं उनको आके टकरा के, मतलब दे कम एंड दे कोलाइड विद द दीवार। क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मतलब ये तो कॉमन सेंस है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो चुप नहीं बैठे हुए। आपके मॉलिक्यूल्स जो गैस के हैं उनके पास वेलोसिटी है, इतनी तो कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आपके मॉलिक्यूल्स के पास वेलोसिटी है तो ऑब्वियस सी बात है वो कंटेनर के अंदर यहां वहां घूमेंगे। अगर वो कंटेनर के अंदर यहां वहां घूमेंगे तो कंटेनर की दीवार के साथ भी तो टकराएंगे। और अगर वो कंटेनर की दीवार के साथ टकराए तो उन्होंने कंटेनर की दीवार पे फोर्स लगाया, और इसी फोर्स पर यूनिट एरिया को आप प्रेशर बोलते हो। सिनेरियो सबको समझ में आ रहा है? सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि मॉलिक्यूल्स हैव वेलोसिटीज इन ऑल डायरेक्शंस। सबसे पहले एक बात समझिए कि जरूरी नहीं है कि आपके मॉलिक्यूल सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो। जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपके मॉलिक्यूल्स एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो सकता है आपके मॉलिक्यूल्स वाई डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो सकता है आपके मॉलिक्यूल्स जेड डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो। किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। पर मैंने एक सिनेरियो दिखाया है ब्लू वॉल से येलो वॉल की तरफ, राइट? तो ब्लू वॉल से येलो वॉल की तरफ जो मॉलिक्यूल्स जाएंगे वो एक्स दिशा में मूव करेंगे। हो सकता है नीचे वाली दीवार से ऊपर वाली दीवार तक कोई मॉलिक्यूल जा रहा हो तो वो वाई डायरेक्शन में जा रहा होगा। हो सकता है यहां से यहां तक डायगनली कोई मॉलिक्यूल जा रहा होगा तो वो जेड एक्सिस में जा रहा होगा। मतलब क्या मैंने स्टेटमेंट सही लिखा है? मॉलिक्यूल्स हैव वेलोसिटीज इन ऑल द डायरेक्शंस। मतलब कौन कौन सी वेलोसिटीज पॉसिबल है? वेलोसिटीज जो पॉसिबल है वो vx भी हो सकती हैं। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ all molecules in x डायरेक्शन। प्लीज अच्छी तरह से मेरी बात सुनिए। क्या बोला मैंने? vx क्या है? वेलोसिटी ऑफ all molecules in x direction. Why I'm using the word all molecules? क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है ना, एक मॉलिक्यूल अगर x दिशा में जाएगा तो उसकी वेलोसिटी होगी vx1, दूसरा जाएगा तो vx2, तीसरा जाएगा तो vx3, ऐसे डॉट 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 आपके पास vxn नाम के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो एक्स वाली दिशा में जा रहे हैं। एक ही तो मॉलिक्यूल नहीं होगा ना गैस में, गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। जो एक्स दिशा में जाने वाले सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी मिला के vx बनता है। आप इसको एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हो। बात को समझ में आई? इतनी बात समझ में आई मैंने क्या बोला? पहली बात तो ये समझ में आई कि एक्स दिशा में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं।
हर एक मॉलिक्यूल की एक्स दिशा में एक वेलोसिटी होगी। उन सारे वेलोसिटीज को अगर आप कंबाइन करेंगे तो वी एक्स नाम की वेलोसिटी आपको मिलेगी। बराबर। डन डन। चलिए, अब हो सकता है ना कि वी वाई नाम की भी कोई वेलोसिटी हो सकता है। व्हाट इज वी वाई? वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। कहां पे? इन वाई डायरेक्शन। और ये भी हम लेंगे क्या? एवरेज वेलोसिटी ही होगी ये भी। किस किस की? हो सकता है किसी मॉलिक्यूल की वाई में y1 हो सकता है vy2 हो सकता है vy3 हो सकता है ऐसे vyn लोग हो। पॉसिबिलिटी तो है। कैपिटल एन ले लेते हैं। छोटा एन तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हो जाता है, कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। अगर आप ध्यान देंगे यहां पे, ये देखिए, कैपिटल एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल एन ले लिया, क्योंकि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी वेलोसिटीज हो सकती है। एक और डाउट मुझे किसी स्टूडेंट ने पूछा था, तो वो आपके साथ शेयर करता हूं। मुझे एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर ऐसा पॉसिबल है क्या, एक ही मॉलिक्यूल के पास एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा? पॉसिबल है। हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल एक टाइम पे एक्स में जा रहा था, फिर थोड़ी देर के बाद वो टकरा के वाई में चले गया, फिर थोड़ी देर के बाद टकरा के जेड में चले गया। पॉसिबल है। किसी भी मॉलिक्यूल के पास तीनों तरह की वेलोसिटीज हो सकती हैं। एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। ठीक है। सो और एक चीज हम लोग यहां पे लिखेंगे, वी जेड बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इन जेड डायरेक्शन। और ये वेलोसिटी कौन सी? ये भी आपकी एवरेज वेलोसिटी जेड डायरेक्शन की। ये vz1 vz2 vz3 डॉट 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 vzn, इतनी वेलोसिटीज है। डायग्रामेटिकली अगर आप ये चीज को देखना चाहते हैं तो इसको हम यहां पे भी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। डायग्रामेटिकली अगर बनाना चाहेंगे तो आप इसको यहां इस तरह बना सकते हैं, ये एक एरो मार्क हो सकता है और इस तरह से एक एरो मार्क हो सकता है। सो ये जो वेलोसिटी है ये आप vx मान सकते हैं। This velocity can be taken as vx, vz, vy। तो आप देख सकते हैं मैंने दिखाने की कोशिश की है कि vx, vy, vz आपको उस क्यूब के अंदर कैसा दिखाई देगा। याद रखिए vx उन सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है एवरेज जो x दिशा में जा रहे हैं, vy सारे जो y में जा रहे हैं, vz सारे जो z में जा रहे हैं। सिंगल सिंगल की भी नाम हमने लिखे हुए हैं, जैसे vx1 vx2 vy1 vy2 vz1 vz2। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, बोलिए। डन। पक्का। ठीक। एक नॉलेज की बात कर ले। देखा जाए तो एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जितनी x में होती है उतनी ही y में होती है और उतनी ही z में भी होती है।
मतलब द वेलोसिटी इन एवरी डायरेक्शन इज सेम। अब आप बोलोगे सर ये हमें कैसे पता चला कि वेलोसिटी हर एक डायरेक्शन में सेम है? सोच के देखो, अगर वेलोसिटी हर डायरेक्शन में सेम नहीं होती और कहीं पे वेलोसिटी ज्यादा होती और कहीं पे वेलोसिटी कम होती, तो आपको इस कंटेनर में प्रेशर डिफरेंस फील होता। सोच के देखिए, आपके पास एक टायर है, ये आपके पास साइकिल का एक टायर है। इस टायर में यहां पे एक नॉब है जहां पे ये चेक किया जाता है कि टायर का प्रेशर कितना है। अगर मैं वो नॉब यहां भी लगा दूं, यहां भी लगा दूं और यहां भी लगा दूं, मतलब मैंने टायर में 4 जगह पे वो नॉब लगाए। अब मैं आपसे अगर सवाल पूछूंगा कि इन चारों जगह पे अगर मैंने प्रेशर को नापा तो प्रेशर सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? क्या लगता है आपको? 4 जगह पे अगर मैंने प्रेशर नापा तो प्रेशर सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? सेम आएगा। यस, आएगा प्रेशर सेम। मतलब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितनी वेलोसिटी यहां के मॉलिक्यूल्स की है, यहां के मॉलिक्यूल्स की है, यहां की मॉलिक्यूल्स की है, यहां के मॉलिक्यूल्स की है, सेम है? क्योंकि अगर वेलोसिटी सेम है तो फोर्स एक्सर्टेड सेम होगा, और अगर फोर्स एक्सर्टेड सेम होगा तो प्रेशर सेम होगा, राइट? इसका मतलब जो वेलोसिटीज हैं सारे मॉलिक्यूल्स की इन एवरी डायरेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी सेम। इसके बारे में डेरिवेशन में थोड़ी देर में और अच्छी तरह से बात करेंगे। फिलहाल सिर्फ मैं आपके दिमाग में एक पॉइंट पुट इन कर रहा था। चलिए शुरुआत करते हैं, भूलिए मत, हमें प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, छोटा सा है बट थोड़ा दिमाग खर्चा करने वाली चीज है। सबसे पहले मुझे यह पता चल गया कि मुझे फोर्स निकालना है, तो मेरे लिए स्टेप 1 है क्या? स्टेप 1 है फोर्स निकालना, क्योंकि जब तक मैं फोर्स अपॉन एरिया नहीं करूंगा तब तक मुझे प्रेशर नहीं मिलेगा, राइट? सो फोर्स अपॉन एरिया करने के लिए सबसे पहले तो फोर्स निकालना पड़ेगा। तो यार अब फोर्स निकालेंगे कैसे? हम लोग यूज करेंगे न्यूटन्स का सेकेंड लॉ फोर्स निकालने के लिए। ठीक है, कैसे? क्योंकि फोर्स बराबर कितना होता है? फोर्स बराबर होता है रेट ऑफ, बिल्कुल सही, चेंज ऑफ मोमेंटम, बराबर। फोर्स लिखा जा सकता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम फोर्स निकालेंगे। पढ़ा होगा न्यूटन का सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट? सो यही है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब सब लोग समझते हैं, व्हाट इज मोमेंटम? एवरीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट मोमेंटम इज? क्या होता है मोमेंटम? सब लोग जानते हैं मोमेंटम क्या होता है? बहुत ही बढ़िया। मोमेंटम होता है क्या? मास इनटू वेलोसिटी। कुछ याद आया? mv, मास इनटू वेलोसिटी को बोला जाता है क्या? मोमेंटम। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ। अगर आप मास इंटू वेलोसिटी करते हैं तो उस चीज को आप मोमेंटम कहते हैं। क्लियर? गिव मी यस और नो ऑल ऑफ यू। मोमेंटम के बारे में इतनी जानकारी सबको पता है, वरना आगे डेरिवेशन करके कोई मतलब नहीं है, और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? स्टेप 1 सबको समझ में आया? हम फोर्स क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि फोर्स निकालेंगे उसको एरिया से डिवाइड करेंगे तभी तो प्रेशर निकलेगा। फोर्स निकालने के लिए हमने सेकेंड लॉ का इस्तेमाल किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम निकाल के, टाइम निकाल के पुट करेंगे तो फोर्स मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सपोज करो आपने
एक ऐसे मॉलिक्यूल को पकड़ा, एक ऐसे मॉलिक्यूल को पकड़ा जो एक्स दिशा में इस ब्लू वाली वॉल से इस येलो वाली वॉल को टकरा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको अगर स्टडी करना है तो स्टडी आपको एक बंदे को पकड़ के करना पड़ेगा, राइट। सो हम लोग यहां पे लिखेंगे कंसीडर एंड ऑब्जर्व अ सिंगल मॉलिक्यूल इन एक्स डायरेक्शन। हो सकता है आप मुझे एक सवाल पूछे कि सर क्यों, अभी तो आपने बोला था बहुत सारे मॉलिक्यूल है, फिर अभी आप बोल रहे हो सिंगल मॉलिक्यूल कंसीडर करो। अरे अगर हम ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स का थोड़ी हम एक साथ ऑब्जर्वेशन करेंगे। आप पहले एक मॉलिक्यूल पकड़ो, उसको ऑब्जर्व करो कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका मोमेंटम निकालो, उसका फोर्स निकालो। अगर आपने एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम निकाला, फोर्स निकाला, वही फॉर्मूला आप सबके ऊपर लगाओ। फिर आप मुझसे ये भी सवाल पूछ सर आपने तो अभी भी बोला था 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, फिर आप अभी एक्स एक्सिस पे ही काम क्यों कर रहे हो? वही वापस रिपीट करूंगा मैं, तीनों एक्सिस पे एक साथ बकवास करके क्या मतलब है? पहले एक एक्सिस को पकड़ो, एक मॉलिक्यूल को पकड़ो, जो एक मॉलिक्यूल एक एक्सिस में बिहेव कर रहा है वही वो मॉलिक्यूल अगली एक्सिस में भी बिहेव करेगा, वैसे ही वो मॉलिक्यूल तीसरी एक्सिस में भी बिहेव करेगा। इसलिए हम सिंगल मॉलिक्यूल को एक्स एक्सिस में कंसीडर और ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। फिर हम ये हमारा ज्ञान हम दूसरे एक्सिस में भी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा डेल्टा पी एक्स वन का। व्हाट डज एक्स वन मीन्स? एक्स एक्सिस में जाने वाला पहला मॉलिक्यूल, उसके चेंज इन मोमेंटम की मैं बातचीत करने जाऊंगा। डेल्टा पी वन इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, डेल्टा पी एक्स वन, चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम का मतलब हुआ फाइनल मोमेंटम माइनस करो इनिशियल मोमेंटम के साथ। अगर न्यूटन का सेकेंड लॉ नहीं पढ़ा तो अच्छी तरह से देखो। चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम में कितना बदलाव आया। सपोज करो आपके पास पहले 12 रुपए थे, अब आपके पास 10 रुपए हैं, तो आपके पास कितने पैसे का बदलाव आया? आपने क्या किया, इन दोनों को माइनस किया, आपके पास 2 रुपीस का बदलाव आया। पर ऐसे करना बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसे नहीं करने का। आपके पास पहले 12 रुपए थे, फिर आपके पास 10 रुपए हैं, तो ये आपकी फाइनल वैल्यू है, ये आपकी इनिशियल वैल्यू है। तो जब भी आप चेंज निकालें तो फाइनल वैल्यू को माइनस करें इनिशियल वैल्यू के साथ। तो आपने माइनस किया 10 माइनस 12, आंसर आएगा -2 रुपीज। ये चीज बिल्कुल सही है। क्यों? ये माइनस साइन आपको इस बारे में जानकारी दे रहा है कि आपको 2 रुपए का लॉस हुआ। पहले आपके पास ज्यादा पैसे थे, अब आपके पास कम पैसे हैं। तो हरदम जब भी आप चेंज निकालें यानी कि बदलाव निकालें, तो उसमें से आप फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करें, तो आपको कितने का बदलाव आया वो सही सही मिल जाएगा। आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग कि मोमेंटम में आने वाले बदलाव में हम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्यों कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। अब मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो एक अभी बहुत बढ़िया नॉलेज मैं आपको देता हूं, बिल्कुल अच्छी तरह से समझना। और ये बढ़िया नॉलेज बहुत ही खतरनाक वाली है, इसलिए जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, जब मॉलिक्यूल
ब्लू दीवार से येलो दीवार से कोलाइड करेगा, तब हम चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे हैं। ये सबसे पहला पॉइंट मैंने पहले क्लियर कर दिया है। आपने ये अज्यूम करना है कि आपका मॉलिक्यूल ब्लू वाली दीवार से येलो वाली दीवार तक जा रहा है। तो जब वो मॉलिक्यूल ब्लू वाली दीवार से येलो वाली दीवार पे जाएगा तो येलो वाली दीवार को टकराएगा। तो वो येलो वाली दीवार पे अगर फोर्स लगाएगा तो हमें चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम करके वो फोर्स निकालना है, बराबर। तो इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया कि आपकी नजर कहां से कहां जानी चाहिए। एक मॉलिक्यूल है जो ये इस ब्लू दीवार से इस येलो दीवार को जाके टकराएगा, तब हम चेंज इन मोमेंटम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पहला पॉइंट। उसके बाद कौन से पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, कृपया करके बात को बहुत अच्छी से समझिए। सेकेंड पॉइंट याद रखिए, जब मॉलिक्यूल येलो दीवार से कोलाइड करेगा तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होता है। क्या कभी लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 11th स्टैंडर्ड के अंदर दो तरह के कोलिजन्स के बारे में पढ़ाई किया? एक कोलिजन होता है, उसका नाम होता है इलास्टिक कोलिजन, और दूसरा कोलिजन होता है जिसका नाम होता है इन इलास्टिक कोलिजन। सुना है कभी इसके बारे में? लॉज ऑफ मोशन 11th स्टैंडर्ड के अंदर था। जब भी दो चीजें एक दूसरे के साथ टकराती हैं तो वो दो तरह की कोलिजन्स करती हैं, एक इलास्टिक कोलिजन, एक इन इलास्टिक कोलिजन। याद रखिए, हमारे जो भी चुन्नू मुन्नू मॉलिक्यूल्स होंगे, द ऑल द स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिसके बारे में आप अभी स्टडी कर रहे हो, ऐसा माना जाता है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? नहीं जानते तो ध्यान से सुन लीजिए। इलास्टिक कोलिजन, एक चीज समझा देता हूं। इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। क्या बोला मैंने? काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड का मतलब है जितनी एनर्जी एक बंदे के पास कोलिजन के पहले होती है, उतनी ही एनर्जी उस बंदे के बाद कोलिजन के बाद भी होती है। बिल्कुल बात समझना। और अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, इसका मतलब हो गया कि वेलोसिटी विल रिमेन सेम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में वेलोसिटी तो आता है। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है तो वेलोसिटी भी कंजर्व्ड है। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि ये दीवार है, ठीक है, और इस दीवार पे आपने एक बॉल फेंक के मारा। तो आपने दीवार पे बॉल कैसे फेंक के मारी? सपोज कीजिए आपने इस दीवार पे एक बॉल फेंक के मारी विद वेलोसिटी vx, और इस बॉल का मास था m, ठीक है। तो अब ये बॉल जाके दीवार पे टकराएगा
और दीवार से टकराने के बाद ये बॉल वापस आएगा, राइट? तो जब ये बॉल टकरा के वापस आएगा तभी भी इसका मास तो m ही रहेगा, टकराने से इसके मास में तो कोई चेंज नहीं आने वाला। पर क्या आप जानते हैं इसकी वेलोसिटी भी vx ही रहने वाली है, वेलोसिटी में भी कोई बदलाव नहीं आने वाला। अब अगर आपने ऐसे बॉल्स देखे हैं तो इनको पिंग पोंग बॉल्स बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल बॉल नहीं, पिंग पोंग बॉल, जिसको ऐसा पटको तो वापस आता है दीवार पे। ऐसे ज्यादा जोर से, जितने जोर से पटकोगे उतने जोर से वापस आएगा। देखा है कभी? छोटा सा ऐसा चमकीला किस्म का बॉल होता है, उसको पिंग पोंग बॉल बोलते हैं अपन लोग। बचपन में छोटे बच्चों को खेलने के लिए देते हैं, ऐसा फेंक के मारो तो लगीच दीवार से टकरा के वापस आते हैं। हैव यू सीन दोस टाइप ऑफ बॉल्स? क्रेजी बॉल्स देखा है? याद आया किसी को? नॉर्मल क्रिकेट बॉल के साथ करोगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्रिकेट बॉल्स जो होते हैं वो इलास्टिक कोलिजन करते हैं। इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या? उनमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है। पर हमारे किस्से में हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के पहले, क्या बोल रहा हूं मैं? काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज बराबर टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। बट मेरा सवाल उठता है कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन अगर कंजर्व्ड है, मतलब सेम है, तो कंजर्व्ड होने की वजह से क्या सेम रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगी? काइनेटिक एनर्जी दो लोगों से मिलकर बनती है, एक मास होता है, एक वेलोसिटी होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है मतलब टकराने के पहले की वेलोसिटी और टकराने के बाद की वेलोसिटी बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं? हाफ m vx स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m vx स्क्वायर। क्या आप देख सकते हैं? टकराने के पहले मास m था, टकराने के बाद भी मास m है, टकराने के पहले वेलोसिटी v था, टकराने के बाद भी वेलोसिटी v है। इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। कुछ दिमाग में समझा? कुछ समझा? पक्का? क्लियर? ओके, पक्का? मैंने आपको एक क्यों समझाया? क्योंकि अभी हमें मोमेंटम लिखना है। अभी हमें क्या लिखना है? मोमेंटम लिखना है, इसलिए मैंने आपको ये समझाया। ठीक है, शुरू करें? क्लियर है? फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम के बारे में आपको समझ में आ रहा है? फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम क्यों लिख रहे हैं? फाइनल मोमेंटम मतलब हो गया आफ्टर कोलिजन, इनिशियल मोमेंटम हो गया बिफोर कोलिजन। टकराने के बाद कितना मोमेंटम था और टकराने के पहले कितना मोमेंटम है, क्योंकि आपका मॉलिक्यूल जाके येलो वाली दीवार को टकरा रहा है। तो अगर आपका मॉलिक्यूल जाके येलो वाली दीवार से टकरा रहा है तो आपका मॉलिक्यूल टकराने के बाद एक मोमेंटम रखेगा, टकराने के पहले एक मोमेंटम रखेगा। बट मोमेंटम में वेलोसिटी का यूज होता है, इसलिए मैंने आपको समझाया कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा इलास्टिक कोलिजन होने की वजह से। तो कृपया करके मेरी बात ध्यान से समझें, ठीक है? ध्यान से मेरी बात समझना। ये है आपकी वो ब्लू वाली दीवार, ठीक है? ये है आपकी येलो वाली दीवार, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है? ब्लू वाली दीवार और येलो वाली दीवार के बीच में जो डिस्टेंस है वो है L का, ठीक है? आपका मॉलिक्यूल यहां से निकलता है, इस वाली दीवार से टकराता है, फिर वहां से वापस आ जाता है, ठीक है? आपका मॉलिक्यूल जब उस दीवार से टकराने के लिए गया तो आपके मॉलिक्यूल के पास वेलोसिटी होगी vx1 और आपके मॉलिक्यूल का मास होगा m। याद रखिए सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है वो सेम होता है, तो m1 लिखने की जरूरत नहीं है, हमने mvx1 लिखा। mvx1 क्या है? मास इंटू वेलोसिटी।
मतलब ये हो गया आपका मोमेंटम इनिशियल, जिस मोमेंटम के साथ आपका मॉलिक्यूल ब्लू दीवार से येलो दीवार को टकराने के लिए भागा। टकरा के जब आपका बंदा वापस आया तो उसके पास जो मोमेंटम होगा वो होगा फाइनल मोमेंटम। टकरा के जब वो वापस आया तो उसका मास अभी भी m है, और जब वो टकरा के वापस आया उसकी वेलोसिटी अभी भी vx1 है, क्योंकि वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आया। पर क्या आप जानते हैं कि हमें यहां लगाना चाहिए एक माइनस साइन? भले ही वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव ना आया हो, पर क्या वेलोसिटी के डायरेक्शन में बदलाव आया है? पहले वेलोसिटी प्लस एक्स में थी, अब वेलोसिटी माइनस एक्स में है, इसलिए हमने यहां पे एक माइनस साइन लगा दिया। पर वेलोसिटी के वैल्यू में कोई बदलाव नहीं है। जाते वक्त भी vx1, आते वक्त भी vx1, जाते वक्त भी मास m, आते वक्त भी मास m। वैल्यू में कोई बदलाव नहीं। माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि डायरेक्शन में बदलाव आया। नेगेटिव्स क्या इंडिकेशन करता है? डायरेक्शन इज चेंज्ड। वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कहां चले गया? नेगेटिव एक्स एक्सिस में। बोलिए, क्या ये सबको दिमाग में समझ में आ रहा है? अब थोड़ा एक इमेजिनेशन बैठ रहा है आपके दिमाग में कि मेरा मॉलिक्यूल जब गया तब उसके पास मोमेंटम कितना था, मेरा मॉलिक्यूल जब वापस आया तब उसके पास मोमेंटम कितना है। क्या ये बात सब लोग के दिमाग में क्लियर है? हम एक सिंगल मॉलिक्यूल पे फोकस कर रहे हैं, एक सिंगल मॉलिक्यूल पे हमारा पूरा का पूरा फोकस है। बोलिए, डन? कैन आई मूव फॉरवर्ड? एवरीबडी इज कंफर्टेबल नाउ? बढ़े आगे? ठीक है, चलो। अगर हम लिखना चाहते हैं डेल्टा पी एक्स वन, तो हमें चाहिए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बराबर कितना है भाई? फाइनल मोमेंटम माइनस m vx1 माइनस ऑफ m vx1। फाइनल मोमेंटम माइनस में था, इनिशियल मोमेंटम प्लस में था, दोनों के बीच में माइनस साइन। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा पी एक्स वन आपको कितना मिलेगा? -2 एम वी एक्स वन। काम खत्म। इसको डालो डब्बे में, इसको मानो इक्वेशन नंबर 1। एक काम तो हो गया भाई, हम लोगों को क्या मिल गया? हम लोगों को चेंज इन मोमेंटम मिल गया। किसका मिला? एक ही मॉलिक्यूल का मिला, क्योंकि हम स्टडी एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर कर रहे हैं। तो px1 मिल चुका है हमें। px1 मिलने के लिए हमने बहुत सारी नॉलेज का इस्तेमाल किया। हमने बहुत सारी नॉलेज का क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि हमें पता चला कि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा पर डायरेक्शन में बदलाव आएगा। ऐसे कर करके हम लोगों ने चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया। अब क्या बाकी है? अब बाकी है टाइम निकालना। ठीक है, क्योंकि टाइम भी तो निकालेंगे ना। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम करेंगे तो फोर्स मिलेगा, बराबर है? तो चलो टाइम निकाल लेते हैं। टाइम टाइम निकालने का सबसे सस्ता फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन वेलोसिटी, बराबर है? टाइम बराबर, चलो यहां पे आ जाओ। बोलो, इस पूरे किस्से में आपका मॉलिक्यूल ब्लू दीवार से येलो दीवार तक गया, वहां पे टक्कर खाके वापस येलो दीवार से ब्लू दीवार की तरफ वापस आया। बताओ आपके मॉलिक्यूल ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? बोलो, कॉमन सेंस लगाओ और बोलो। आपका मॉलिक्यूल ब्लू दीवार से येलो दीवार पे गया, फिर वहां से टकरा के येलो दीवार से ब्लू दीवार पे आया, तो कितना आपके मॉलिक्यूल ने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया? बहुत ही बढ़िया, 2l अपॉन। और जब ये मॉलिक्यूल ऐसा नाटक कर रहा था तो उसके पास वेलोसिटी थी vx। राज पाटिल, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा, मैंने आपको डिस्टेंस पूछा। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 2l होगा। और आपके पास वेलोसिटी कितनी थी? vx नाम की वेलोसिटी थी ना, vx1। vx1 आपका टाइम तैयार। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। बोलो,
इक्वेशन 1 देख लो, इक्वेशन 2 देख लो, ठीक है। ये दोनों हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। अब इन दोनों का ही इस्तेमाल करके हम लोग फोर्स निकालेंगे। इज इट क्लियर? डन है। मोमेंटम और टाइम सबको समझ में आया? सबको समझ में आया मैंने 2L क्यों लिया? एनी डाउट स्टिल नाउ? डन है? पक्का? गॉट इट है? चलिए फिर देरी किस बात की, फटाफट फोर्स निकालते हैं। तो हमें अभी भी बताया गया कि जो फोर्स होगा उसका फॉर्मूला होगा चेंज इन मोमेंटम पहले वाले बंदे का और चेंज इन टाइम पहले वाले बंदे का। हम x में पहले वाले बंदे की बात कर रहे हैं। चेंज इन मोमेंटम कितना आया? चेंज इन मोमेंटम आया 2m v x1, माइनस साइन मैंने इग्नोर किया। टाइम हो गया 2l अपॉन vx1 बराबर, यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका फाइनल फॉर्मूला आएगा mvx1 का स्क्वायर अपॉन l। ये है आपका फोर्स। पर ये फोर्स किसका? ये फोर्स किसका? ये फोर्स एक सिंगल मॉलिक्यूल का। क्या है ये? दिस इज फोर्स अप्लाइड बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल इन एक्स डायरेक्शन। एक सिंगल मॉलिक्यूल से लगने वाला फोर्स हमने अभी निकाला। कुछ समझा? अरे यश, x1 तो सिर्फ नाम है ना, x1 तो नाम है मेरे भाई, v का स्क्वायर होगा ना। x1 तो सिर्फ सफिक्स है नीचे, उसका थोड़ी स्क्वायर करेंगे। अभी आप लिखते हैं ना कभी कोई नाम v1 और v1 का स्क्वायर करते हैं तो v1 का स्क्वायर v का स्क्वायर ऐसा लिखते हैं क्या, कि सिर्फ v1 का स्क्वायर लिखते हैं? vx1 तो नाम है ना, x1 तो सफिक्स है, उसको थोड़ी स्क्वायर करेंगे। नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए इग्नोर किया क्योंकि नेगेटिव साइन आपको सिर्फ इस बारे में जानकारी देता है कि डायरेक्शन में बदलाव आ रहा है या मोमेंटम में बदलाव आ रहा है या मोमेंटम में चेंज आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज बात करना चाहते हैं, इसलिए हमने नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं किया। क्लियर? क्लियर? डन? आगे बढ़ू? आगे बढ़ सकता हूं? सबको समझ में आई फोर्स कैसे निकाला? फोर्स अप्लाइड बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल इन एक्स डायरेक्शन। बढ़ना चाहिए मुझे आगे? पक्का? ठीक है, एक बात बताओ, अब मैं प्रेशर निकालना चाहता हूं। क्या फॉर्मूला है प्रेशर का? फोर्स अपॉन एरिया, बराबर है। चलो फोर्स कितना है? m v x1 का स्क्वायर अपॉन l डिवाइडेड बाय एरिया। कितना होगा? कितना एरिया लेंगे आप? किसको टकराए अपन जाके? येलो वाली दीवार को टकराए ना, येलो वाली दीवार का एरिया कितना लेंगे हम? बताओ बताओ मेरे को, येलो वाली दीवार को एरिया कितना होगा? बोलो बोलो बोलो, येलो वाली दीवार का एरिया, जिसको जाके टकराए उसका एरिया बताओ। लेंथ इनटू ब्रेथ ना, लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे। लेंथ एल है, ब्रेथ भी एल है। एरिया पूछा अभिषेक, वॉल्यूम नहीं पूछा। लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब एल इनटू एल ना, एल स्क्वायर। एरिया विल बी एल स्क्वायर, क्योंकि क्यूब के सारे साइड्स एल के हैं, तो एल इंटू एल विल बी एल स्क्वायर, बराबर। यस। सो हम फोर्स हमने पुटअप किया, अभी अभी निकाला, एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर, बराबर। तो प्रेशर कितना आएगा?
एम वी x1 का स्क्वायर अपॉन एल क्यूब, क्योंकि ये वाला एल और ये वाला एल मिलके एल क्यूब हो जाएगा, बराबर। और एल क्यूब क्या होता है? वी x1 का स्क्वायर अपॉन वी, क्योंकि एल क्यूब होता है वॉल्यूम। ये आया आपका प्रेशर। क्या है ये? दिस इज प्रेशर exerted by single molecule on the wall। आप देख रहे हैं, हमने अभी तक से बाकी लोगों को डिस्टर्ब ही नहीं किया है, एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर स्टडी करते जा रहे हैं और कुछ खतरनाक वाला काम नहीं किया। आपने फोर्स निकाला, फोर्स निकालने के बाद आपने प्रेशर निकाला, और प्रेशर में आपने फोर्स पुट किया, एरिया पुट किया, और फोर्स में नीचे पहले से एल था, एरिया में नीचे एल स्क्वायर आया, ये एल और ये स्क्वायर और ये एल मिलके क्यूब हो गया, तो उसकी जगह पे वॉल्यूम लिख दिया। प्रेशर हाजिर है, पर ये प्रेशर किसका है? ये प्रेशर एक सिंगल मॉलिक्यूल का है, एक सिंगल मॉलिक्यूल, वो भी एक्स दिशा में जा रहा है और वॉल पे टकरा रहा है। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है? बोलो, इज इट क्लियर विद एवरीबडी? डन? चलो, अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गया Px1, बराबर ना? प्रेशर किसका? एक मॉलिक्यूल का जिसने x दिशा में फोर्स लगाई, बराबर। पर x दिशा में एक ही मॉलिक्यूल है क्या? x दिशा में एक ही मॉलिक्यूल है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल है? बहुत सारे मॉलिक्यूल है। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि Px2 कितना होगा, तो तुम क्या जवाब दोगे? तुम बोलोगे सर m Vx2 का स्क्वायर अपॉन v, बराबर है ना? मैंने बोला ना, एक वाले मॉलिक्यूल पे अगर तुमने स्टडी कर लिया तो सेम स्टडी बाकी वाले मॉलिक्यूल पे भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर उसका फॉर्मूले में Vx1 है, यानी कि उसकी वेलोसिटी है, तो दूसरे वाले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी डाल दो, काम खत्म हो जाएगा। ऐसे करते करते अगर मैंने तुमको पूछा बताओ तीसरे वाले मॉलिक्यूल ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया, तो Vx3 का स्क्वायर बाय वॉल्यूम। ऐसे करते करते अगर मैंने तुमको बोला बताओ n वाले मॉलिक्यूल ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया, तो आप बोल सकते हो वो भी Vx n का स्क्वायर अपॉन v, डॉट 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 डॉट, बराबर है। अगर मैंने आपको पूछा कि एवरेज प्रेशर कितना होगा इन x डायरेक्शन, तो आप क्या बोलोगे? कैसे निकलेगा एवरेज प्रेशर इन x डायरेक्शन? ऐड कर दूं सबको? यस, सबको ऐड कर दूं। m बाय v कॉमन निकाल लेते हैं, Vx1 का स्क्वायर प्लस Vx2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Vxn का स्क्वायर। होल डिवाइडेड बाय n। किसी को कुछ समझा मैंने क्या किया? एवरेज निकालना आता है? एवरेज निकालना आता है? नहीं, नहीं चमका, अभी भी नहीं चमका? चमका कि नहीं चमका?
एवरेज निकालना आता है? तुम्हें एवरेज निकालना आता है? समझो मैंने तुम्हें बोला Vx1, Vx2, Vx3 का एवरेज निकालो, तो कैसे निकालोगे इसका एवरेज? इन तीनों का एवरेज निकालने के लिए बोला तो क्या बोलेंगे? Vx1 प्लस Vx2 प्लस Vx3 होल डिवाइडेड बाय 3। ऐसा करते हैं ना, एवरेज निकालते समय टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं ना, टोटल नंबर से डिवाइड करते कि नहीं करते? तो यहां पे कितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है? 3 है ना, तो यहां पे कितने थे? 3 से डिवाइड किया। यहां पे कितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है? n, तो n से डिवाइड किया एवरेज निकालते समय। और समझ में आ रहा है ना, मैंने m बाई वी इन सब में से कॉमन निकाला, मैंने m बाई वी इन सब में से कॉमन निकाला, तो ऑब्वियस सी बात है अंदर की सारी वेलोसिटीज को ऐड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं सारी वेलोसिटीज को ऐड किया, जैसे यहाँ पे Vx1 प्लस Vx2 प्लस Vx3 को ऐड किया, होल डिवाइडेड बाय n कर दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। आया कुछ समझ में? बोलो 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 फटाफट सब लोग बोलो कि एक एक स्टेप अलग अलग करके दिखाओ कि सबको ये स्टेप समझ में आया। Has everybody understood this step? सबका रिप्लाई आना चाहिए, फटाफट बोलिए सब लोग को ये स्टेप समझा है? रिप्लाई फास्ट। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो एक फटाफट एक चीज समझ लेते हैं, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम अभी यहां पे करेंगे। देखो ये जो टर्म आपको दिख रहा है Vx1 का होल स्क्वायर प्लस Vx2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Vxn का होल स्क्वायर। ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है, इसके बदले हम लोग कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं पता है? एक मिनट, ये हो गया वॉल्यूम 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 Vx directly add and average pressure। ठीक है, एक काम करते हैं क्लास, एवरेज प्रेशर नहीं निकालते हैं, एक थोड़ा चेंजमेंट करते हैं, क्योंकि मुझे आपको एक दूसरा फॉर्मूला भी बताना है। ठीक है, एक काम करते हैं, हम निकालते हैं टोटल प्रेशर सबसे पहले इन एक्स डायरेक्शन। तो ये आएगा आपका टोटल प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन। क्या मैंने बराबर लिखा है? टोटल प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन, एवरेज नहीं, एवरेज नहीं, टोटल, टोटल प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन। चुपचाप मैंने क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया, इन सारी वैल्यूज को मैंने ऐड कर दिया, m बाई वी कॉमन ले लिया, Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस 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 Vxn स्क्वायर, ये हो गया टोटल प्रेशर। इसके पहले मैंने एवरेज लिखा था, वो नहीं करेंगे, टोटल निकालेंगे। अभी एवरेज का ऑटोमेटिकली इसमें मैं लेके आके दिखाता हूं, पहले ये समझा किसी को, मैंने टोटल प्रेशर निकाला इन एक्स डायरेक्शन। टोटल मतलब क्या, जितनी भी सारी वैल्यूज हैं, सारी की सारी वैल्यूज को मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया। एवरीबॉडी गॉट दिस?
ठीक है। हाँ, अब देखना, आप बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनना। एक चीज होती है, उसको बोला जाता है क्या, पता है क्या? उसको बोला जाता है एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। ये एक टॉपिक है, टॉपिक ने एक फॉर्मूला है। एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है पता है? दिस बाय एन इज कॉल्ड एज वी एक्स स्क्वायर का बार। अब इसको समझने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इसको, ये जो चीज मैंने अभी लिखी एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, इसको समझने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या किया मैंने, किसी को समझा? क्या किया मैंने, समझा? एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, क्या किया मैंने? सारी वेलोसिटी का पहले स्क्वायर किया, फिर उनका एवरेज निकाला। क्या है? सारी वेलोसिटी का स्क्वायर किया, फिर उनका एवरेज निकाला। बराबर है? ये सबको समझ में आ रहा है मैंने कैसे लिखा? एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी नाम का एक टर्म होता है जिसको हम डिनोट करते हैं किसके साथ? वी एक्स स्क्वायर का बार। निकालने का तरीका क्या है? सारी वेलोसिटी का पहले स्क्वायर करो, उसको एन से डिवाइड करो। क्लियर? क्लियर? यहां से अगर मैं वी एक्स वन का स्क्वायर, वी एक्स टू का स्क्वायर या वी एक्स एन स्क्वायर का फॉर्मूला आपसे पूछूं, तो यहां से इस बंदे का फॉर्मूला आ सकता है ना, वी एक्स का स्क्वायर मतलब बार इंटू एन, सिर्फ इसका फॉर्मूला आ सकता है। एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी का डिनोशन ऐसे होता है, वी एक्स का स्क्वायर का बार, वो जो बार होता है ना ऊपर, उसका मतलब एवरेज होता है। किसी को समझा मैंने क्या किया? डिड एनीबडी अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डन? वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर डॉट 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 वी एक्स एन स्क्वायर का अगर मैं फॉर्मूला पूछूंगा तो वी एक्स स्क्वायर का बार इंटू एन ही आएगा ना? बराबर है? सबको समझा? अंडरस्टूड है? गॉट इट है? रिप्लाई रिप्लाई, फटाफट रिप्लाई। डन? हाँ, तो अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं इस फॉर्मूले को वापस लेके आ रहा हूं। कौन से फॉर्मूले को? इस वाले फॉर्मूले को वापस लेके आ रहा हूं, ये वाले फॉर्मूले को। ठीक है? इस वाले फॉर्मूले को कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग? ये वाला फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा? हाउ विल दिस फॉर्मूला चेंज? आप लिखोगे क्या? m बाय वी, पहले वैसे लिखेंगे। इस पूरी चीज की जगह पे हम ये वाली चीज लिख सकते हैं, यानी कि n टाइम्स वी एक्स स्क्वायर का बार। गॉट इट? अब ये जो चीज आई है, इसको जरा हम अच्छे से लिखते हैं। क्या आया है हमारे पास? हमारे पास आया है m बाय वी एन वी एक्स स्क्वायर का बार, ये आया हमारे पास। अब इसमें से ये क्या है? एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। तो अब ये प्रेशर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एवरेज प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन। इसके पहले भी मैंने एवरेज निकाला था, पर आपके टेक्स्ट बुक ने इस तरह के स्टेप्स किए, इसलिए मैंने वो स्टेप्स चेंज कर दिए, ताकि आप अगर कभी टेक्स्ट बुक देखें तो आपको टेंशन ना आए, क्योंकि उसमें उन्होंने वी एक्स स्क्वायर का बार इसका इस्तेमाल किया है, इसलिए हम लोग ने भी उसका इस्तेमाल किया। ठीक है? तो आप अगर ध्यान से समझेंगे तो क्या हुआ है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो आपने सारी वेलोसिटीज, सारे प्रेशर को निकाला। ठीक है? प्रेशर पहले वाले मॉलिक्यूल का, प्रेशर दूसरे वाले मॉलिक्यूल का, प्रेशर तीसरे वाले मॉलिक्यूल का, प्रेशर nth मॉलिक्यूल का।
फिर आपने क्या किया, टोटल प्रेशर निकाला। तो टोटल प्रेशर निकालने में किसी को परेशानी तो नहीं है, सारे प्रेशर को ऐड कर दो, सब में m बाई वी दिख रहा है, कॉमन ले लो, और v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 वी एक्सएन स्क्वायर तक आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद थोड़ा तड़का ऐड किया। तड़का ये है कि एक टर्म होता है जिसका नाम होता है एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं वी एक्स स्क्वायर होल बार के साथ। ऊपर जो बार आप देख रहे हैं वो एवरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका फॉर्मूला होता है, पहले सारी वेलोसिटी का स्क्वायर करो फिर उनका एवरेज निकालो। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी वेलोसिटी का स्क्वायर किया, उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड किया, तो ये वाला आंसर आता है। अब यहां से मैंने क्या किया, सिर्फ इस बंदे का मैंने आंसर निकाला, क्योंकि मुझे उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करना था। तो कितना निकाला मैंने, वी एक्स स्क्वायर का बार इंटू एन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। फिर इसकी जगह पे मैंने उसको सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास आ गया एवरेज प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन, बिकॉज अगर ये एवरेज वेलोसिटी है तो ये एवरेज प्रेशर होगा। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? डन? लगे हाथ? क्या आप मुझे बता सकते हैं एवरेज प्रेशर इन y डायरेक्शन कितना होगा? m बाई वी एन वी y का स्क्वायर बार बराबर। एंड लगे हाथ क्या आप ये भी बता सकते हैं कि एवरेज प्रेशर इन z डायरेक्शन कितना होगा? m बाई वी एन वी z का स्क्वायर बार। आपने तीनों डायरेक्शन में लगने वाले एवरेज प्रेशर्स को कैलकुलेट कर लिए। समझा? क्लियर है? अगर x का समझा वही y का है, वही z का है। बस हो सकता है यहां के स्टेप्स में थोड़ा, जो मैंने रेड कलर में मैंने लिखा है, थोड़ा इन स्टेप्स को अच्छी तरह से देख लीजिए। वैसे कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ एक नया टर्म आपके सामने इंट्रोड्यूस किया है, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी नाम का एक नया टर्म आपके सामने इंट्रोड्यूस किया है, बस उससे ज्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, पहले सारी सारी वेलोसिटी का स्क्वायर करो, फिर उनका एवरेज निकालो। चलिए अब क्या करना है, अब क्या करना है, आ रहे रिया, आ रहे, टेंशन मत लो, आ रहे हैं अभी, टेंशन मत लो। टेक्स्ट बुक को देखो, पर इतना भी मत देखो कि कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है? मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको बराबर लेके जाता हूं टेक्स्ट बुक तक, उसका टेंशन मत लो आप, ठीक है ना? हो गया एवरेज वेलोसिटी, ठीक है? अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। अब हमें टोटल एवरेज प्रेशर चाहिए ना। ये जो एवरेज प्रेशर है ये एक्स में है, ये जो एवरेज प्रेशर है वो वाई में है, ये जो एवरेज प्रेशर है वो जेड में। अगर मैं आपको बोलूं कि टोटल एवरेज प्रेशर कितना होगा, टोटल एवरेज प्रेशर मतलब सारे डायरेक्शंस का प्रेशर मिला के, तो कैसे लिखोगे? हाउ विल यू कैलकुलेट दैट? टोटल एवरेज प्रेशर आप कैसे निकालोगे? m बाय v बराबर, और n कॉमन आएगा, अंदर बचेगा vx का स्क्वायर का बार प्लस vy के स्क्वायर का बार प्लस vz के स्क्वायर का बार। बोलो, समझा? ये एवरेज प्रेशर x में है, ये एवरेज प्रेशर y में है, ये एवरेज प्रेशर z में है। तो टोटल एवरेज प्रेशर कितना होगा? सबको ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? समझा ये बात? एवरीबॉडी अंडरस्टूड मैंने क्या किया? क्या कोई यहां पे ये सोच रहा है कि यहां मुझे होल डिवाइडेड बाय कुछ करना चाहिए? मुझे होल डिवाइडेड बाय कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अंडरस्टैंड करें, ये पहले से ही एवरेज है, एवरेज है, एवरेज है। मैं बस सारे एवरेज को ऐड कर रहा हूं, मैं वापस एवरेज नहीं निकाल रहा हूं।
मैं वापस एवरेज नहीं निकाल रहा हूं। मैंने एक्स का एवरेज निकाला, मैंने वाई का एवरेज निकाला, मैंने जेड का एवरेज निकाला। अभी मैं सिर्फ सारे एवरेजेस को ऐड कर रहा हूं। एम एन बाई वी कॉमन आ जाएगा, सारे वेलोसिटीज को हमने ऐड कर दिया। इज इट क्लियर? डन? बहुत ही बढ़िया। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया चीज, अच्छी तरह से मेरी बात को सुनना, ठीक है? वी एक्स का स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर का ऊपर बार बार बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर का बार। आप क्या हैं? आप एक्स एक्सिस के बंदे हैं। आप क्या हैं? आप वाई एक्सिस के बंदे हैं। आप क्या हैं? आप जेड एक्सिस के बंदे हैं। पर अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा। बराबर? बराबर। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी, वाई एक्सिस की वेलोसिटी और जेड एक्सिस की वेलोसिटी, अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल वेलोसिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या मैंने आपको कहा था एक मॉलिक्यूल एक्स में भी जा सकता है, एक मॉलिक्यूल वाई में भी जा सकता है, एक मॉलिक्यूल जेड में भी जा सकता है? अगर वो एक्स में जा रहा है, अगर वो वाई में जा रहा है, अगर वो जेड में जा रहा है, तो उसके पास तीन अलग अलग तरह की वेलोसिटीज हैं, बट तीनों वेलोसिटी को मिला के उसकी कंबाइंड वेलोसिटी भी तो निकाली जा सकती है। किसी को ये फंडामेंटल समझा मैंने क्या लिखा? पक्का? और एक चीज मैंने आपको बोली थी, जितनी वेलोसिटी एक्स में होगी उतनी ही वेलोसिटी वाई में होगी और उतनी ही वेलोसिटी जेड में भी होगी। तो अगर ऐसा है, उतनी ही वेलोसिटी एक्स में भी है, उतनी भी वेलोसिटी वाई में भी है, उतनी भी वेलोसिटी जेड में ही है, तो इन तीनों को मिला के आप क्या लिख सकते हो? इन तीनों को मिला के आप लिख सकते हो 1/3, लाइक दिस। इन दो पॉइंट को समझना पड़ेगा, ध्यान से देखो। मैथ्स वीक है तो और अच्छे से देखो। पहली बात, ये वाला पॉइंट पहले समझ के लो। वी एक्स, वी वाई, वी जेड, ये तीनों वेलोसिटीज हैं एक्स वाई जेड में। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं तो मुझे टोटल वेलोसिटी मिल जाएगी। परंतु किसी ने क्या कहा कि एक्स में जितनी वेलोसिटी होती है उतनी ही वाई में होती है, उतनी ही जेड में होती है। बराबर है? तो अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे, अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1/3 वी स्क्वायर का मिलेगा ना? नहीं समझा अभी भी किसको ये बात? डिड एनीबडी अंडरस्टैंड कि अगर ये तीनों बराबर हैं तो 1/3 वी स्क्वायर बाहर नहीं आएगा, एक बंदे की वैल्यू? अभी भी किसको 1/3 नहीं समझा तो बोलो, समझाता हूं। अच्छी तरह देखो। 1/3 नहीं समझा तो बोलो, अभी भी समझाता हूं। ध्यानेश्वरी, इन तीनों को ऐड करो, कितना आता है? ये तीनों सेम है, इन तीनों को ऐड करो, कितना आएगा? यस इट्स लाइक एवरेज, यस इट्स लाइक एवरेज। कॉमन सेंस वाली बात है। तीन बंदे मिलके अगर ये बनाते हैं तो एक बंदे की वैल्यू इतनी होगी ना? अभी भी नहीं समझ रहा? तीन बंदे मिला के, और ये तीनों सेम है, और ये तीनों सेम है, वो मिलके ये बनाते हैं, तो एक बंदा 1/3 पार्टी होगा ना? ज्ञानेश्वरी, तीन बंदे मिला के अगर स्क्वायर वाला टर्म बनाते हैं, ये वाला टर्म बनाते हैं, तो एक बंदे की वैल्यू कितने की हुई? एक बंदे की वैल्यू 1/3 वाली वैल्यू हुई। राइट? 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 समझा? बहुत ही बढ़िया। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं?
ये जो पूरा का पूरा स्टफ दिख रहा है आपको, इसकी जगह हम क्या प्लेस कर सकते हैं, इसकी जगह हम 1/3 वी स्क्वायर प्लेस कर सकते हैं। सो जो टोटल एवरेज प्रेशर आएगा आपका कितना आएगा, एवरेज प्रेशर आपका आएगा 1/3 N/V M V स्क्वायर का बार। चेक कर लीजिए वापस एक बार, M/V पहले से ही है, MN/V पहले से ही है। 1/3 V स्क्वायर का बार हमने अभी अभी निकाला, कैसे आया, तो उस चीज के बदले हम इसको सब्स्टिट्यूट कर, ये है आपका प्रेशर जिसको निकालने के लिए हमने इतना बड़ा लोचा किया। हाँ, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको अच्छी तरह से देखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो मोमेंटम, उसके बाद टाइम, ठीक है, पहले मोमेंटम उसके बाद टाइम, ठीक है, एंड उसके बाद प्रेशर, मोमेंटम उसके बाद टाइम उसके बाद प्रेशर। और जब आपने प्रेशर निकाला तो आपने याद रखना है एक बात को कि आपने सिर्फ एक मॉलिक्यूल का प्रेशर निकाला जो एक्स में जा रहा है, सिर्फ स्टडी आपने एक ही बंदे को किया, ठीक है, और उसी बंदे को स्टडी करते 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 आपने सारे लोगों के साथ एक साथ बात की, ठीक है, यू आर टॉकिंग विथ ऑल द पीपल एट वन टाइम। सो अगर आप नोटिस करेंगे तो ध्यान से देखिए, सपोज कीजिए कि आप एवरेज प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन ही निकालते और आप इन लोगों के बारे में अगर बात भी नहीं करते तो भी आपका काम हो जाता, सिर्फ एक्स एक्सिस के बेसिस पे ही काम हो जाता। ये देखो, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अभी अभी आपको पता चला कि Vx की वैल्यू कितनी है, 1/3 V स्क्वायर बराबर, अभी आपने निकाला। सो ये Vx की वैल्यू की जगह पे आप डायरेक्टली पुटअप कर सकते हैं, ये पूरा आपने नीचे आए, ये आपने डायरेक्टली पुट किया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं इसके बाजू में लिख देता हूं, Vx की वैल्यू हाफ 1/3 V स्क्वायर का बार आया, Vx स्क्वायर का बार का वैल्यू। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी फॉर्मूले से हम फाइनल फॉर्मूले तक पहुंच सकते हैं, M/V इंटू N, और इसकी जगह पे आप पुटअप कर सकते हैं 1/3 V स्क्वायर का बार। तो आपका फाइनल फॉर्मूला इधर से आ जाएगा, 1/3 MNV V स्क्वायर का बार, हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला। एक्स से ही आप फाइनल फॉर्मूला लेके आ सकते हैं। ये है आपका फाइनल एवरेज प्रेशर। क्लियर? शीट आने वाली है अभी आपके पास, अगर आप इस डेरिवेशन को अभी अभी खत्म करेंगे तो बेटर आपको समझ में आएगा, बाद में देखने जाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी तरह से मेरी बात समझें, जैसे ये शीट आपके पास आएगी वैसे ही एक बार पूरी की पूरी शीट को वापस देखें, इस डेरिवेशन को वापस परफॉर्म करें, बिकॉज इसी फॉर्मूले के ऊपर आगे 10% ऑफ द चैप्टर डिपेंडेंट है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? डन? भेजता हूं कल का पीडीएफ भी भेजता हूं, आज का पीडीएफ भी भेजता हूं, दोनों पीडीएफ भेजता हूं। डन? ठीक है, हो सकता है शाम में भी आपका फिजिक्स का लेक्चर हो, टाइमिंग में आपको बता देता हूं, ठीक है, चलो बाय।